हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित्रा अपने बेटे सूरज की शादी पैसों के लालच में एक अमीर घर की बेहद ही सुंदर गौरी चिट्टी लड़की मधु से कर देती है। मधु एक अमीर बाप की बेटी जरूर थी, लेकिन उसको अपने रंग रूप का कोई घमंड नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बाद एक सुबह सुमित्रा का छोटा बेटा अक्षत दूसरे शहर से पढ़ाई करके घर लौटता है और अपने साथ एक बेहद ही काली सी लड़की को भी लेकर आता है। अपने बेटे को एक लड़की के साथ आता देखकर सुमित्रा बोलती है, ओए छोरे, ये कौन लड़की है तेरे साथ? कोई शहरी फ्रेंड है क्या तेरी? नहीं माँ, ये मेरी फ्रेंड नहीं बेबी है, आपकी बहू नीता। मैं और नीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मैं आने से पहले इसे शादी करके इसको भी साथ ले आया। हाय हाय, तेरे भेजे में दिमाग नहीं था। मैंने तेरे लिए इतनी सुंदर लड़की का रिश्ता देखा था, तेरी भाभी की तरह गोरी चिट्टी थी, लेकिन तू इस कोयले की खान को उठा लाया। माँ ये क्या बोल रही हो? आज के समय में भी आप रूप रंग को महत्व दे रही हो। अरे आज के समय में लोगों का दिल मैटर करता है, रंग नहीं। अच्छा, तू और तेरा दिल। बेटा देख लियो, जब इस काली अंधेरी रात को सब देखेंगे ना तो क्या बोलेंगे? उस टाइम सब इसका चेहरा ही देखेंगे, दिल नहीं। सुमित्रा अक्षत को सुना ही रही होती है, तभी उसकी बड़ी बहू मधु आरती की थाली लेकर आती है और अपनी देवर से बोलती है, अरे वाह देवर जी, मेरी देवरानी तो लाखों में एक है। आपका स्वागत है देवरानी जी। शुक्रिया भाभी, कम से कम आप तो माँ की तरह सोच नहीं रखती। मधु अपनी देवरानी का स्वागत करके उसे पूरा घर दिखाती है, लेकिन सुमित्रा को अपनी ये काली बहू बिल्कुल पसंद नहीं आती। पर अब घर में बहू आई थी तो मुंह दिखाई तो करवानी ही थी, इसीलिए कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने घर में मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखा, जिसमें आस पड़ोस की सभी औरतें आई थी और वो सुमित्रा की नई बहू को देखकर अजीबोगरीब मुंह बना रही थी। तभी उन्हीं में मौजूद कमला पड़ोसन सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा, देश भर में लड़कियों की कमी आ गई थी क्या, जो ये वेस्ट इंडीज लड़की को अक्षत के साथ ब्याह दिया तूने? अरे ये बच्चों की पसंद के आगे किसकी चलती है? हाय हाय, अक्षत ने पसंद किया है इसे। आजकल के लड़कों का दिमाग सर से निकल के घुटनों में चला गया है। कैसी कैसी बुने कोयले जैसी लड़कियां पसंद करने लगे हैं। सही कहा कमला, वो तो शुक्र मना मेरे बड़े बेटे सूरज की किस्मत उसके नाम की तरह चमकी हुई है, तभी मेरी बड़ी बहू दूध सी गोरी है। सुमित्रा अपनी पड़ोसनों के साथ मिलकर अपनी नई बहू की बहुत बुराई करती है। ये सब सुनकर नीता उदास होकर रोने लगती है। तभी उसकी जेठानी मधु उसके पास आकर कहती है, अरे देवरानी जी, आप रो रही हैं, वो भी इन औरतों की बातों पर। अरे इनका तो काम ही गॉसिप करना है, वरना इनका खाना हजम नहीं होता। पर दीदी, सभी मुझे देखकर बातें कर रहे हैं, कैसी काली बहू है। यहाँ तक कि माँ जी भी सबके सामने आपकी तो तारीफ कर रहे हैं और मेरी बुराई। माँ जी को तो अभी मैं सबक सिखाती हूँ, देखना आप बस। मधु रसोई में सबके लिए चाय बनाकर लाती है और देती है। चाय का रंग सफेद देखकर कमला मधु से बोलती है, अरे मधु बहू, घर में चाय पत्ती नहीं थी क्या? तू तो सफेद चाय बना लाई। पत्ती के तो डिब्बे भरे पड़े हैं आंटी, लेकिन आप लोगों को तो गोरे लोग पसंद है ना, इसलिए आपके लिए गोरी चाय। माँ जी आप भी लो, इसे पीकर आप भी गोरी हो जाओगी। अरे देखो मेरी बड़ी बहू कितनी शैतान है, ये ना ऐसे ही मजाक करती रहती है। मुंह दिखाई का प्रोग्राम खत्म होता है। अब दोनों बहुएं मिलकर घर को संभालने लगती है, लेकिन सुमित्रा का भेदभाव दोनों के साथ बना रहता है। ऐसे ही एक दोपहर मधु छत से कपड़े उतारने जा रही थी, तभी सुमित्रा उसे रोकते हुए बोलती है, मधु बहू, सड़ी धूप में छत पर क्यों जा रही है? माँ जी कपड़े उतारने, सूख गए होंगे, नीता ने सुबह सुबह ही धो दिए थे, तो मैं अब उतार कर ले आती हूँ। रुक जा नीता, अरे ओ नीता, इधर आ। सुमित्रा के बुलाने पर नीता उसके पास आकर कहती है, जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, छत पर से कपड़े लेकर आजा। इतनी धूप में अगर बड़ी बहू कपड़े लेने जाएगी तो उसका गोरा रंग काला पड़ जाएगा, और तेरा तो पहले से ही काला है, इस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। ये सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने आंसू छुपाते हुए छत पर जाने लगती है। तभी मधु बोलती है, नीता तुम नहीं, मैं जाऊंगी ऊपर से कपड़े लेने। जाओ, जो काम कर रही थी वही करो। मधु सुमित्रा को घूरते हुए छत की ओर चली जाती है। ये देखकर सुमित्रा बोलती है, लो, आजकल तो भलाई का सोचना भी पाप है, करो भाई अपनी मर्जी। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। सुमित्रा का नीता के रंग को लेकर
उससे भेदभाव जारी रहता है। वो मधु से बड़े ही प्यार से बात करती और नीता से हमेशा चिल्लाकर। एक शाम पूरे परिवार को एक शादी में जाना था। तभी सुमित्रा बहुत सारा मेकअप लेकर नीता के पास आकर कहती है, नीता बहू, ये तेरे लिए, शादी में जाने के लिए अच्छे से मेकअप कर लियो। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। हाँ हाँ ठीक है, अब तैयार हो जा। सुमित्रा नीता के कमरे से जैसे ही बाहर जाती है, सामने उसे मधु तैयार होती हुई नजर आती है, बिना किसी मेकअप के। ये देखकर सुमित्रा बोलती है, देखो मेरी मधु बहू को बिना मेकअप के भी कितनी सुंदर लग रही है। और एक ये है जिसे अभी मैं इतना मेकअप देकर आई हूँ ताकि वो इसके धूल बराबर ही लग जाए। ये सब नीता अपने कमरे से सुन लेती है और वो अपनी सास के मेकअप देने के पीछे का मकसद भी जान जाती है। कुछ देर में वो तैयार होकर बाहर आती है तो उसको देखकर मधु बोलती है, अरे वाह, क्या खूब लग रही है मेरी देवरानी, नजर न लगे किसी की। काला टीका लगा दे ताकि नजर न लगे, लेकिन काला टीका भी इसके शरीर पर लगकर खो जाएगा। इससे अच्छा नींबू मिर्च लटका दे, वो सबको दिखेगी। माँ जी बस भी करो, आपका ये मुंह तो नीता के लिए बस कड़वाहट उगलने के लिए ही खुलता है। अब लेट नहीं हो रहा आपको शादी में जाने के लिए? इसके बाद पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में जाता है, जहाँ दोनों बहुएं अपने अपने पति के साथ खड़ी होती है और सुमित्रा कुछ दूर पर रिश्तेदारों से बातें कर रही थी। सुमित्रा उनसे बातें करके जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी मधु और नीता की नजर उसके सर पर लटके झूमर पर जाती है, जो गिरने ही वाला था। अपनी सास को बचाने के लिए मधु नीता को आगे धकेल देती है, जिसके कारण नीता अपनी सास को बचाकर खुद उस झूमर के गिरने से थोड़ी सी घायल हो जाती है। सभी उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां होश आने पर सुमित्रा नीता के पास आकर बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तेरे काले रंग पर तुझे सुनाती रही, तेरे साथ भेदभाव किया, लेकिन आज तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू काली है या गोरी, तू मेरी बहू है, मेरी प्यारी बहू। इतना बोलकर सुमित्रा नीता को गले लगा लेती है। उसके बाद नीता से मिलने मधु आती है और उसको देखकर नीता बोलती है, दीदी, माँ जी को तो आप आसानी से बचा सकती थी, लेकिन आपने अपनी जगह मुझे क्यों आगे किया? आप मुझे दर्द में ऐसे देखकर खुश है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें दर्द देने के लिए आगे किया? नहीं, मैं माँ जी को बचा सकती थी, लेकिन इससे उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। उनके लिए मैं हमेशा से अच्छी बहू हूँ और रहूंगी, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से नापसंद करती हैं, तुमसे भेदभाव करती हैं, और मुझे लगा कि अगर तुम उनकी जान बचाओगी तो शायद उनके मन में विचार तुम्हारे लिए बदल जाएं, और शायद ऐसा हुआ भी। दीदी, आपने हमेशा मेरी मदद की, कभी अपने इस रंग रूप का घमंड नहीं किया। आज के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कारण माँ जी ने मुझे स्वीकार कर लिया। पता है नीता, ये दुनिया बहुत अजीब है। सब बातें करते हैं, उनको किसी के रंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में पड़ता है, सबको पड़ता है। मैं दुनिया की थिंकिंग नहीं बदल सकती थी, मैंने माँ जी की भी थिंकिंग नहीं बदली। बस वो तुम्हारे एक एहसान के बोझ तले दब कर ही सही तुमसे अच्छे से पेश तो आएंगी। सही कहा दीदी, ये दुनिया है, ये कभी भी काले गोरे का भेदभाव करने से पीछे नहीं हटेगी। मधु अपनी सास के विचार तो नीता के लिए बदल देती है, लेकिन वो इस सच्चाई से अच्छे से वाकिफ होती है कि इस दुनिया में लोग कभी रंग भेद करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए हम जितनी कोशिश करें, ये समाज काले गोरे को अलग मानता रहेगा। विनोद एक फिल्मी किस्म का लड़का था, जिसे असल दुनिया से ज्यादा फिल्मी पर्दे की दुनिया की सच्चाई पर यकीन था। उसका सालों से एक ही सपना था कि डीडीएलजे की तरह उसकी लाइफ में भी कभी कोई सिमरन आए और वो उसी से शादी करेगा। उसका दोस्त पंकज उसे कई बार हकीकत से वाकिफ कराने की कोशिश करता, लेकिन भला मजनू भी कहाँ किसी की सुनते हैं। बस कुछ ऐसा ही था हमारा विनोद। एक बार पंकज विनोद से बोलता है, यार ये लड़कियां भी ना कभी किसी की सगी नहीं होती, इनका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कुत्ता कब किसी को प्यार करता करता काट ले, कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही हाल इन लड़कियों का होता है। नहीं यार, मेरी वाली तो अलग होगी, जो मेरे लिए डीडीएलजे की सिमरन की तरह सबसे लड़ जाएगी। अबे यार, तुझे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल मैं चलता हूँ, जब तेरी लाइफ में ऐसी कोई आ जाए ना तो मुझे भी बताइयो।
जिसके बाद में भाई पंकज तो अपना रास्ता लेकर निकल जाता है और विनोद बस अपनी वाली के ख्यालों में खोकर रोड पर चलने लगता है। तभी एक स्कूटी रॉन्ग साइड से आती है और विनोद को ठोक देती है, जिसके बाद वो लड़की विनोद से बोलती है, अरे तुम्हारी आंखें हैं या बटन? सड़क पर चलती हुई लड़की तुम्हें नजर नहीं आती? या जब तुम लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो लेकर क्यों निकल जाते हो? फिर हम बेचारे लड़कियों पर इल्जाम लगाते हो कि हमें स्कूटी चलानी नहीं आती। अरे कितने बेशरम आदमी हो यार। मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम घूरे जा रहे हो। ये नहीं हो रहा कि सॉरी बोल दूं। वैसे तो मयूरा खुद रॉन्ग साइड से आ रही थी, लेकिन जैसे ही विनोद उसे देखता है सब भूल जाता है और बस एक टक देखता रहता है, जिसके बाद वो मयूरा से बोलता है, ओह आई एम सॉरी। ठीक है, तुमने सॉरी बोल दिया, मैंने माफ कर दिया। लेकिन हाँ, आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करना और जरा सा ना रोड देखकर क्रॉस किया करो। अरे ये तो मैं थी जिसने तुम्हें 2 बातें कह के छोड़ दिया। कोई और होता ना तो तुम्हें जेल में डाल देता। इतना कहकर मयूरा चली जाती है और विनोद अपना दिल हार जाता है। धीरे धीरे वो उसके घर का पता लगवाता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन मयूरा को देखकर विनोद उसके पास जाकर बोलता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो। देखूंगी, सोचूंगी, फिर कोई जवाब दूंगी। और वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे को जानते हुए टाइम ही कितना हुआ है यार। हमें अपने इस रिश्ते को ना थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो निभा निभी वाला प्यार हो और फिर हम दोनों अलग हो जाए। इतना कहकर मयूरा शर्मा के भाग जाती है और विनोद दिल को थामकर बोलता है, हाय हंसी तो फंसी, नजरों से दिल पर वार कर गई यार। विनोद की मेहनत फाइनली रंग लाती है और मयूरा भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब विनोद तो मयूरा के प्यार में जोगी बन जाता है। वो सारा दिन घंटों उसे कॉल और मैसेज पर बातें किया करता। इसी के साथ साथ अब वो पंकज से भी कम ही मिलता। एक दिन पंकज उसके घर आकर बोलता है, यार क्या बात है, कोई टेंशन है क्या तुझे? कुछ कमजोर सा लग रहा है। अरे नहीं भाई, सब बढ़िया है। अरे तू ना मिलता, ना क्रिकेट खेलने चलता, ना बात करता। अरे भाई बस पूछ मत, बड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा। आखिर तेरी भाभी का भी तो ख्याल रखना है ना। विनोद के इतना कहते ही पंकज समझ जाता है कि विनोद तो इश्क में बावरा हो गया है और अब इसका तो बस अल्लाह मालिक है। दिन यूं ही बीतते हैं। विनोद रास्ते पे चलते हुए मयूरा से बात करता, तो कभी चादर में छुपकर और कभी कभी तो वो बाथरूम के कबोर्ड पर बैठकर भी घंटों मयूरा से बातें करता। एक दिन विनोद पंकज के पास आकर बोलता है, भाई मुझे तेरी एक मदद चाहिए। हाँ भाई, करने वाली होगी तो जरूर करूँगा ना। और तूने ये कानों में ब्लूटूथ क्यों लगा रखा है? अरे भाई तेरी भाभी लाइन पर है ना, पर तू फिक्र मत कर, वो होल्ड पर है। हाँ बता फिर, क्या मदद लेने आया है? यार तेरी भाभी को ना वो सेब वाला फोन चाहिए। अबे बावले, कुछ पता भी है तुझे कितने का आता है वो? देख भाई, तुझे पता है ना, लोग प्यार में जान दे देते हैं। मैं एक फोन भी ना दूं क्या? देख, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ मेरी जान, आई लव यू। तुम्हारे बाबू ने थाना था लिया। अबे बोरा गया है क्या? क्या बात चल रही है और क्या जवाब दे रहा है? अरे बाबा, तेरी भाभी लाइन पर है ना। ऐसा है, तू पतली गली पकड़ और जा यहाँ से। जब तेरा ये काट जाए ना तो बता दियो, तब बात करेंगे। इतना कहकर पंकज अपने घर से विनोद को निकाल देता है और विनोद ब्लूटूथ पे बात करते करते अपने घर जाता है। लेकिन अब उसे बस एक ही चिंता थी, वो ये कि वो अपने बाबू सोना को गिफ्ट कैसे दे। जिसके बाद एक दिन पंकज को कॉल करके विनोद बोलता है, भाई तेरा भाई हॉस्पिटल में है, तू देखने भी नहीं आएगा क्या? साले तू हॉस्पिटल है? क्यों, क्या हुआ? भाई सब कॉल पर ही पूछेगा क्या? मैं एड्रेस दे देता हूँ, तू मिलने आ जा। जिसके बाद पंकज विनोद के समाचार लेने हॉस्पिटल जाता है और विनोद के गले लगकर पूछता है, अब बता साले, कैसे हुआ ये? वो क्या है ना, मुझे करवा चौथ पर तेरी भाभी को सेब वाला मोबाइल देना था और पैसे नहीं थे तो। इतना कहकर विनोद अपनी टी शर्ट को ऊपर करके अपना पेट पंकज को दिखाता है, जिसे देखकर पंकज बोलता है, साले उल्लू के पट्टे, तूने उस लड़की के लिए अपनी किडनी बेच दी। अरे भाई, मेरे शरीर के हर अंग पर उसी का तो नाम लिखा है। मेरी लाइफ में उसके अलावा है ही कौन? बस उसका प्यार, बाकी दुनिया बेकार। पता है जब मैंने उसे फोन दिया तो वो कितनी खुश थी। उसने तेरे भाई को गालों पर चुम्मा भी दिया।
पंकज ये सुनकर विनोद को देखकर मन में बोलता है, ये साला खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। जिसके बाद पंकज बहाना करके हॉस्पिटल से निकल जाता है और एक हफ्ते बाद अचानक रात के 2 बजे विनोद पंकज के घर रोता हुआ आता है। जिसके बाद पंकज नींद में दरवाजा खोलकर बोलता है, अरे विनोद, क्या हो गया? इतनी रात को क्यों आया है? कोई मर गया क्या? हाँ मर गया भाई, विनोद मर गया, तेरा भाई मर गया। इतना कहकर विनोद पंकज से लिपटकर दहाड़े मारकर रोता हुआ बोलता है। भाई मयूर ने छोड़ दिया। पंकज विनोद के लिए पानी लेकर आता है और उसे देते हुए बोलता है, ये ले पानी पी और बता क्या हुआ। विनोद पानी पीकर बताता है। विनोद मयूरा से मिलने जाता है और बोलता है, अरे मेरी मोरनी, मुझे क्यों बुलाया? जान, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ जान, बच्चों का नाम पिंकी और अंशु ही रखेंगे। नहीं यार, वो बात नहीं है। सुनो ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है और वो मुझे पसंद भी है। वो तुमसे कहीं ज्यादा अमीर और हैंडसम भी है। क्या मतलब तुम्हारा? यही कि सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसे तुम प्यार समझ रहे थे वो तो बस दोस्ती थी। हो सके तो मुझे भूल जाना और हाँ, मेरी शादी में जरूर आना। मैं तुम्हारे लिए कबाब बनवाऊंगी, तुम्हें बड़े पसंद है। ये सब सुनकर पहले तो पंकज शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो खूब हंसते हुए बोलता है, और कर प्यार साले, प्यार गलत नहीं है, पर इसमें अंधा होना गलत है। लग गई ना लंका, अब रह एक किडनी के सहारे उम्र भर। और इस तरह जहां विनोद एक तरफ अपनी गर्लफ्रेंड को मानकर बाकी सारी दुनिया को बेकार मान रहा था, तो उसके प्यार का भूत अब उतर जाता है और वो प्यार से तौबा कर लेता है। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है और उसमें कोई अजीब हरकत की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वो क्या थी। सुमित अपने घर के किचन में चाय बना रहा था, तभी उसकी पत्नी जानवी वहाँ आती है और बोलती है, सुमित यार, चाय बना रहे हो या 10 लोगों का खाना? इतना टाइम कौन लगाता है? बना ही तो रहा हूँ, अब पानी उबलेगा तो कुछ आगे करूँगा ना। तुम्हारा पानी अगर आधा घंटा भी गैस पे रखा रहा ना तो भी नहीं उबलेगा। महाशय, आपने गैस तो जलाया ही नहीं है। अरे वो मैंने जलाई थी, पर पता नहीं अपने आप कैसे बुझ गई। शायद गैस खत्म हो गई होगी। गैस का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो थोड़ा बहुत दिमाग था ना, वो जरूर खत्म हो रहा है हर दिन। हटो, मैं आ गई हूँ ना किचन में, मैं खुद चाय बना लूंगी। थैंक यू यार, तुम कितनी हेल्पफुल हो। सुनो ना, अदरक थोड़ा ज्यादा डालना और मस्त कड़क चाय बनाना। किसी काम के नहीं है ये। 1 कप चाय बनाने में भी इनके पसीने छूट गए। जानवी इतना सोचने के बाद में चाय बनाने लगती है और सुमित वहाँ से चला जाता है। सुमित और जानवी की शादी को 1 साल हो चुका था। दोनों की लाइफ एक नॉर्मल पति पत्नी की तरह ही थी। ऐसे ही एक दिन सुमित अपने दोस्त विशाल के साथ में पार्क में बैठकर बातें कर रहा था। तभी सुमित बोलता है, क्या हुआ? तेरा 24 घंटे चैटर बॉक्स की तरह चपड़ चपड़ करने वाला मुंह कौन से सदमे के कारण बंद पड़ा है? यार तुझे पता है, शालिनी जब से मायके गई है ना, तब से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ यार। हाँ हाँ, नई नई शादी है, याद तो आएगी ही। जब मेरे जैसे 1 साल पुरानी हो जाएगी ना, तो बीवी के मायके जाने का नहीं बल्कि उसके घर वापस आने का दुख होगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी सुमित की नजर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की पर जाती है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए वो विशाल से पूछता है, ओए ढक्कन, ये कौन सा नया फूल है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा पार्क में। अरे वो नया नहीं, पुराना फूल है। नंदिता हमारे HR डिपार्टमेंट में काम करती है। तू जब अपने हनीमून पर गया था ना, तब आई थी ये। मैंने बहुत सोचा जाकर हाय हेलो करूं, पर हिम्मत ही नहीं हुई। जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में सुमित जानवी के लिए गजरा लेते हुए घर जाता है और जानवी सुमित को देखकर बोलती है, आ गए आप? अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं बस से उतरा हूँ। आते आते 10 मिनट और लग जाएंगे, ठीक है? सीधे सवाल का उल्टा जवाब देने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है आपको। अरे मजाक कर रहा था यार। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतना कहकर वो अपने बैग से गजरा निकालकर जानवी को दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें याद है ना, शादी की पहली रात मैंने यही मोगरे का गजरा तुम्हारे बालों में लगाया था। फिर तुमने मुझे एक टाइट सा हक दिया था। वो इसलिए क्योंकि तुम तो आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही पहल कर देती हूँ। लेकिन यार, अब कौन गजरा दे के प्यार जताता है? लाना ही था तो कोई अच्छी सी साड़ी ले आते। जिसके बाद ये बोलकर वो गजरा लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है
और सुमित उदास होकर मन ही मन में बोलता है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वो हमसे साड़ी की आस लगाती रही और हम उसके लिए फ्रेश गजरा लाए बैठे थे। इतना बोलकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और सुमित रोज पार्क में नंदिता को अकेले बैठे देखता रहता था। और एक दिन वो पार्क में विशाल से बोलता है। ओए, क्या टुकुर टुकुर ताके जा रहा है उधर? अब बात करने की हिम्मत तो है नहीं, तो अब तू देखने में भी टैक्स लगाएगा क्या? बस बहुत हो गया, हमेशा बेचारी अकेली बैठी रहती है। यार, हम अपने इतने सुंदर कलीग को ऐसे लोनली नहीं छोड़ सकते। तू यहीं रुक और देख। इतना कहकर वो नंदिता के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है। हेलो, मैं आपको रोज मैं आपको रोज देखता हूँ यहाँ अकेले बैठे हुए। कोई खास वजह? हाँ, मुझे शांति पसंद है, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। शांति तो मुझे भी बहुत पसंद थी, पर उसे कमीना संजू ले भागा। जी मतलब? वो वही शांति। बहुत शांति है यहाँ, तभी तो मैं और मेरा दोस्त यहाँ गप्पे मारने आते हैं और बोल बोल कर शांति की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आप बहुत फनी हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही दोनों में बातचीत बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। दिन यूं ही बीतते हैं। एक दिन नंदिता ऑफिस के काम को लेकर बहुत टेंशन में थी। उसे टेंशन में देखकर सुमित उसकी मदद करता है, जिसकी वजह से बॉस नंदिता को अप्रिशिएट करते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही दोनों ऑफिस से निकलते हैं, नंदिता जोर से सुमित को हक करके बोलती है। तुम्हारी वजह से मुझे बॉस ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू यार सुमित, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। नंदिता के गले लगने के बाद तो सुमित के दिल में प्यार वाली घंटी जोर से टन टन करने लगती है, जिसके बाद से वो नंदिता के ख्यालों में ही खोया रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब वो नंदिता के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ जानवी उसकी शर्ट लेकर आती है और उसे यूं खोया देखकर बोलती है। अब रात क्या कम पड़ती है जो दिन में भी सपने देखने लगे? अरे क्या सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो? अच्छा, तो मतलब अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकता? अरे मुस्कुराना क्या, तुम चाहे जितना मर्जी दांत फाड़ फाड़ के हंसो, मुझे क्या। पहले ये बताओ कि ये लेडीज परफ्यूम की खुशबू तुम्हारी शर्ट से क्यों आ रही है? क्या? अरे वो गलती से तुम्हारा लगा लिया होगा मैंने। पर ये परफ्यूम तो मेरे पास है ही नहीं। अरे छोड़ो ना, बस मैं जाता हूँ, इधर उधर हो गया होगा। और इसको देखकर अपने मोटे दिमाग में कुछ ऊट पटांग मत सोच लेना। मोटा दिमाग? तुमने मुझे मोटी बोला? अरे इसी पतली कमर को देख कर ना तुम मुझ पर फिदा हो गए थे, भूल गए? हाँ, वही पतली कमर अब कमरा हो गई है, दोनों हाथों से भी पकड़ में नहीं आती। अरे तुम देखना, थोड़े दिनों में मैं डाइटिंग करके ना एकदम कटरीना कैफ लगूंगी। यूं ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन नंदिता सुमित से पूछती है। सुमित, जब तुम अपनी छोटी छोटी आँखों से मेरी तरफ देखते हो ना, तो मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। आई लव यू सुमित। सच में? आई ऑल्सो लव यू नंदिता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अब सुमित ज्यादातर समय नंदिता के साथ ही बिताने लगता है। ऐसे ही एक दिन वो रेस्टोरेंट में नंदिता का हाथ पकड़ के बैठा होता है। तभी वहाँ जानवी अपनी फ्रेंड नीता के साथ में आती है। वो सुमित जैसी शर्ट पहने आदमी को पीछे से देखकर मन ही मन में बोलती है। आज तो सुमित भी इसी कलर की शर्ट पहन कर गए थे, कहीं ये वही तो नहीं है? और ये लड़की कौन है इनके साथ जिसका इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है? अरे क्या हो गया, कहाँ खो गई तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो हम कहीं और चलते हैं। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है और शाम को जब सुमित घर आता है तो जानवी उससे बोलती है। कौन थी रेस्टोरेंट में वो लड़की जिसका तुमने हाथ पकड़ा हुआ था? देखो मैं कह देती हूँ, मुझे धोखा दे रहे हो तुम। तितली बनने की कोशिश मत करो। इसको किस गधे ने बता दिया? ये विशाल ही होगा। तितली? कौन सी तितली? कदे एस फुल्लते कदे ओस फुल्लते, यार मेरा तितलियां वर्गा। गाना तो सुना होगा ना, इसीलिए बोल रही हूँ। तुम ना तितली मत बनो, सुधर जाओ। मैंने देखा था तुम्हें पीछे से, तुम वही थे ना? पीछे से? पीछे से देखा था? तुमने जब मेरी शक्ल ही नहीं देखी तो फिर कैसे पता वो मैं ही था? अरे फेस नहीं देखा तो क्या हुआ, शर्ट तो तुम्हारी ही थी ना, तुम ही थे वो। यार हद है तुम्हारी, मतलब मेरी जैसी शर्ट और किसी के पास नहीं हो सकती क्या? आज मैं सारा दिन इतना बिजी था कि लंच करने पार्क तक नहीं जा पाया, तो किसी रेस्टोरेंट में क्या जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे ही गलती हो गई होगी, सॉरी। इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और गहरी सांस लेकर बोलता है। यार आज तो बिजी रहने का सेंटी सा डायलॉग मारकर बच गया। अगर घरवाली को पता चल गया कि उसके अलावा मैंने कोई बाहर वाली भी पटा रखी है,
या तो वो खुद मर जाएगी या मुझे मार डालेगी। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वो कहते हैं ना कि 2 नाव में सवारी करना खतरे से खाली नहीं होता। इसी तरह एक दिन सुमित जानवी के साथ शॉपिंग करने एक मॉल में जाता है, जहां जानवी की टक्कर नंदिता से हो जाती है और नंदिता सुमित को देखकर बोलती है, बेबी तुम यहाँ पहले क्यों नहीं बताया, हम साथ आ जाते। कौन सा बेबी? किसका बेबी? अरे ये मेरा हस्बैंड है सुमित। ये वही लड़की है ना जिसको मैंने तुम्हारी जैसे शर्ट वाले आदमी के साथ उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था। ओ हेलो, मैं रेस्टोरेंट में पहले से सुमित के साथ थी। इसका मतलब सुमित तुम पहले से शादीशुदा हो। अब नंदिता और जानवी दोनों समझ चुकी थी कि सुमित उन दोनों को धोखा दे रहा है। दोनों घूर के उसकी तरफ देखती है और इससे पहले वो दोनों उसे कुछ कह पाती, पलक झपकते ही सुमित वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।